नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव मंच इंडिया टीवी पर आज सुबह से लगातार। और इस वक्त चुनाव मंच पर हमारे मेहमान हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें चुनाव मंच में। और इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी साहब की एंट्री ने एक नया समीकरण जरूर ऐड कर दिया है और सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए और बोलने के लिए एक मुद्दा और दे दिया है। ओवैसी साहब, स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, आप इतना उत्तर प्रदेश अभी घूम रहे हैं, कई दौरे आपके हो रहे हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, मेरा देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता में योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है और उनमें एक उम्मीद है कि अब की बार दोबारा बीजेपी और योगी सरकार ना बने। और उसकी कई वजूहात हैं, वजह हैं, रीजंस हैं। उनका मिस गवर्नेंस है, कोविड के सेकेंड वेव में उनकी सरासर नाकामी है। और दूसरा यह है कि जो एमआईएम पार्टी का जो 5 साल पहले मौक़िफ़ था उससे अब बहुत बेहतर हुआ है। हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। हालिया ज़िला परिषद के चुनाव में भी हमारे अच्छी खासे कैंडिडेट जीते हैं, बहुत से मुकामात पर दूसरे तीसरे नंबर पर आए हैं। तो ये मोटा मोटा ये हमको नज़र आ रहा है। तो आपके लिहाज से आप कन्विंस हैं कि बीजेपी कम से कम वापस नहीं आएगी? इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग कोशिश करेंगे और जो गुस्सा है वो अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, सही राह दिखाएंगे, तो मुझे यकीन है कि बीजेपी को यहाँ पर नाकाम किया जा सकता है। अच्छा, आज मैंने कई नेताओं से बात की, समाजवादी पार्टी के भी थे, बीजेपी के भी थे। उनका कहना था आपके यूपी में चुनाव लड़ने पर 100 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही यूपी में, कि बिहार जैसा आपको यहां रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्या जवाब है उनको? नहीं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए ना भाई। जब नहीं मिल रहा है तो जिक्र खैर क्यों हो रहा है हमारा? तो आप खाइए, बिरयानी खाइए, कबाब खाइए, जो खाते खाइए, खुश होइए, मिठाई बांटिए, पटाखे फोड़िए। तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो आप मंच से बोलते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है। अब आप अखिलेश यादव को चैलेंज देंगे कि मुझसे बहस कीजिए, अखिलेश यादव को, बाकी पार्टियों को आप जिम्मेदार बताएंगे कि इन्होंने धोखा दिया मुसलमान? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि बिहार में क्या हुआ यूपी में नहीं होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि यूपी की जनता नहीं देख रही बिहार में क्या हुआ? यूपी की जनता देख रही है कि बिहार में जो एमआईएम पार्टी ने बिहार में जाकर सीमांचल, जो बिहार का सबसे, बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, एचडीआई इंडिकेटर्स खराब है, वहां पर हमने कामयाबी हासिल की। तो यकीनन हमारी कोशिश होगी कि यहां पर। और दूसरा ये है कि ये बार बार ये बोलना कि भाई आप सपा और बीएसपी तो मिलकर लड़े थे, अभी बीएसपी के बड़े नेता यहां से गए, क्या किया आपने? आप बीजेपी को नहीं रोक पाए ना, मैं तो था भी नहीं। तो आप लोग मिलकर लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा के सीट पर आप कामयाबी हासिल किए, एक सीट पर कांग्रेस अपनी रवायती सीट पर वो कामयाब हुई। तो मैं तो था भी नहीं, और फिर आप कैसे नाकाम हो? नहीं, आपकी ये बात तो लॉजिकल लगती है कि अगर आप, उन्हें लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं, या भी क्यों कहते हैं कि आप यहाँ वोट काटने के लिए आए? इसकी एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब आप कई बार दे चुके हैं। तो इस पर एक बार बात करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे और आपको अगर अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है तो मुसलमान आज तक यूपी में बीजेपी के जो गैर बीजेपी दल है उनको वोट देता आया, वो बटेगा। तो वो इनकी सिंपल रीजनिंग है कि बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, देखिए, ये चुनाव में सिर्फ मुसलमान ही तो वोट नहीं डालेंगे ना। ठीक बात। चुनाव में दूसरे लोग भी वोट डालेंगे, हिंदू हैं, उसमें ओबीसी हैं, दलित हैं, एमबीसी हैं, दलित में कई समाज हैं, अपर कास्ट हिंदू में कई समाज हैं। तो ये पूरा डिबेट अगर ऐसा होगा कि भाई मुसलमान वोट कहां जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू वोट तो बीजेपी को जा रहा है ना। 75% 2019 के चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी को गया और 74% के करीब मुस्लिम वोट बीएसपी और सपा को गया। उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो सके। तो ये मेरे खड़े रहने से नुकसान क्यों हो रहा है? आप ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी के मोहतरम अखिलेश यादव साहब के परिवार के 3 लोग हार गए? कैसे हारे? इसलिए हारे क्योंकि उनको हिंदू वोट नहीं मिला। तो ये जबान से बोलने डरते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान को बोले तो मुसलमान इनका कैदी है, मुसलमान इनसे डर के रहेगा। भाई हम क्यों डरेंगे? बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी, ये फैक्ट है। और जब चुनाव आता है तो हमारा एक मुसलमानों के दिमाग को पिछले 60 साल से ट्रेन कर दिया गया कि जब चुनाव आता है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसके बाद आप रोज मरते रहिए, कोई फिक्र नहीं।
रोज मरिए कोई फिक्र में। चुनाव जब आता देखिए जिंदगी और मौत का मामला है। ये जो हमारे बड़े बड़े एजेंट हैं ये पूरे आ जाते। एजेंट मतलब अब उनको बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, और भी कह सकता था अनपार्लियामेंट्री वर्ड, बट ये आ जाते। देखिए अब आ रहा है, अब जिंदगी मौत का। अरे भाई कौन सा चुनाव जिंदगी और मौत का नहीं था? तो अगर जिंदगी और मौत का रहा तो भाई आप देखिए कि कल एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव, क्यों नहीं बोलते बीएसपी, क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कौन बोले? हम ही बोले। आप बोलते क्यों नहीं? डरते हैं आप, लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। उसमें आप तो कानून के जानकार हैं। उसमें जो इन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाई है वो लीगली कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है। केशाराम वर्सेस बिहार का जजमेंट है 1962 का, आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिविल सर्विस का ऑफिसर है, ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, उसको भारत का सिटीजन है, उसको फंडामेंटल राइट डिनाई नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल का सेक्शन 3 है। अनीस अंसारी साहब यहां पर पूछ लीजिए उनसे। सेक्शन 3 में मॉरल टर्पिट्यूड का क्राइम आता है। तो उन्होंने कौन सा क्राइम किया बताइए ना आपने? आप एसआईटी बनाते हैं, एडिशनल डीजी को बनाते हैं और उनके पीछे लगा देते हैं। ये क्या बात है? मैं एक बार दर्शकों को बता दूं किस मामले का जिक्र ओवैसी साहब कर रहे हैं। यूपी के एक आईएएस हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, और उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। वीडियो कब के हैं अभी ये भी मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि वो अपनी किसी सरकारी जगह पर नहीं है, ऑफिस दफ्तर में नहीं, किसी प्राइवेट स्पेस पर हैं, और वहां वो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठे कुछ सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। इसमें एक दफा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का निजाम, अल्लाह की निजामत जो है, अगर मैं ठीक शब्द है तो वो कायम होनी चाहिए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। नहीं नहीं, क्या आप कौन सा, क्या उनको शो कॉज नोटिस दिए? तो किस लॉ के तहत दिए? कंडक्ट रूल्स का सर्विस सेक्शन 3 जो है वो तो अप्लाई नहीं होता। फिर कौन सा रूल दिया? भाई रिलीजन का अगर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो कब से गुनाह हो गया बताइए? गुनाह तो है ही नहीं वो। तो आप कहां से कर रहे हैं? मगर बता ही रहा हूं कि भाई ये मसला आ गया। आप बोलते ही नहीं है, कुछ खामोश बैठे हैं आप बोलते ही नहीं है। यूएपीए का बिल पार्लियामेंट में लाया जाता तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर रोक दिए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल्स हों जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जेल में सड़ रहे हैं, 5-5 साल 3-3 साल जेल में रहते हैं। आप बोलते नहीं है, महापेक हो जाते हैं। फिर जो इलेक्शन का मामला था, आप समझते हैं कि मुसलमान जो है आपका कैदी है, आपने उसको कैप्टिव बना। आप कैदी और कैप्टिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो आज आई ना यूपी में। इससे पहले मुस्लिम वोट, क्या मुसलमान वोटर क्या करता? बीजेपी को तो वो वोट देगा नहीं, तो वो तो इन्हीं पार्टियों को वोट देता। तो उसमें आप दोष इन पार्टियों का कैसे है? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि कल तक आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आप हालत मजबूरी में इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों की अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो रहे थे। आज हम एक विकल्प है, एक ऑल्टरनेट है, हम ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो स्पेस है वहां पर, क्योंकि फिर आकर तो यही दो थे ना, या फिर वो कांग्रेस पार्टी। तो अब हम एक विकल्प बने हैं, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हम में और इनमें फर्क क्या है? ये चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि नेता आप बनेंगे। आप सिर्फ वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं बनेंगे, आप नेता बनेंगे, लीडरशिप बनाएंगे, अपने मुकद्दर के फैसले आप करेंगे। आपके मुकद्दर के फैसले वो नहीं करेगा जो आपसे 20% से कम हो और मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये हम दे रहे हैं, ये हमारा वादा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत से। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं उसी को वोट करें जिसका जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सके? नहीं, हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पहले आप अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए, जिसमें मुसलमान भी रहेंगे, हमारे हिंदू भाई भी रहेंगे, दलित भाई भी रहेंगे, ओबीसी समाज के लोग भी रहेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की एक क्रॉस रियलिटी है, वो ये है कि हर समाज के पास उनका एक नेता है। ठीक बात। चाहे कोई समाज हो, बताइए मुसलमानों का कौन नेता है? कोई नेता नहीं है। अभी आपने बनने नहीं दिया, आपने सबको डरा कर रखा, आपने यूज एंड थ्रो किया, उनको यूज एंड थ्रो किया और उनको निकाल दिया आपने। तो ये हकीकत है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि एक चर्निंग है, एक चेंज है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम नौजवान हैं, उसमें तो बर्निंग डिजायर है, वो चाहते हैं कि नहीं हमको ये चेंज। साहब, आप सेक्युलरिज्म के चैंपियन अपने आप को कहलाते हैं। मुझे बताइए कि ये जो आपकी सोच अभी दिखाई दे रही है कि अगर मुसलमान का नेता होगा तभी मुसलमान का काम होगा, ऐसे हिंदू सोचने लगे कि मेरी भलाई तो केवल हिंदू नेता कर सकता है, तो ये तो सेक्युलर थॉट नहीं हुई ना। अरे आप भाई, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है क्या देख रहे हैं आप? ये अनुप्रिया पटेल को क्यों मनाया गया? उनका कुर्मी वोट है।
भाई बाघेल साहब को क्यों बनाया गया? आगरा के अतराफ में 25 असेंबली की सीटों को नहीं बनाई, ये बीजेपी हार जाएगी। नहीं, मेरा लॉजिक ये नहीं है। अनुप्रिया पटेल नेता ना होती तो कुर्मी का क्या काम नहीं होगा, या कुर्मी को कोई योजना में याद नहीं होता है ना काम। नेता होगा तो काम होगा, काम नहीं होगा तो कम से कम कोई हाथ तो पकड़ेगा, कोई आंसू बहने से तो उसको उम्मीद दिलाएगा। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई। आज आप क्यों मनाते हैं? परसों जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ उसे बताइए? वोट लेने के लिए। वही तो हम कह रहे हैं, वही वोट लेने के लिए कर रहे हैं ना। अब ये तो कोई एनजीओ का काम तो नहीं कर रहे हैं कि भाई रिसर्च पेपर आएगा और प्रेजेंटेशन करेंगे। यही तो काम हो रहा है ना, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में यही तो चल रहा है। ये हम मुस्लिम कम्युनिटी को बता रहे हैं कि आप में बेदारी आना जरूरी है। और देखिए, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में एचडी इंडिकेटर्स क्या है? अब लोएस्ट लिटरेसी रेट, महिलाओं में सबसे कम, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट 60%, सबसे ज्यादा जेलों में 27% अंडर ट्रायल मुसलमान। और फिर इसका कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। अंबेडकर बाबा साहब ने सही कहा था कि इख्तिदार के दरवाजों के जो ताले हैं वो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की चाबी से खुलेंगे। ये अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और हो जाएगा तो यकीनन इनकलाब आएगा। तो अभी तक आप मान रहे हैं कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमान बिल्कुल बेसहारा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, खासकर यूपी में। नहीं, लफ्ज बेसहारा नहीं मानता, हम तमाम के लिए सहारा हमारा अल्लाह है। और मगर आपको यहां पर पॉलिटिक्स में आपकी एक आवाज की जरूरत है और इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, जो ये तमाम पार्टीज कभी क्रिएट नहीं करेंगी। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती मुसलमान को, ठीक ना असेंबली में दिया ना पार्लियामेंट में दिया। अब आप देते हैं तो अब वो जीतते भी ऐसे हैं कि उनको रोक के रखते हैं कि भाई आप बैठे रहिए बस। मैंने एक अपनी तकरीर में जुमले कहा कि मुसलमानों का हाल ये है कि हम लोग एक बैंड बाजा की पार्टी है। अब शादी की बारात आती है ना तो बैंड बजता है, हम लोग बैंड बजाते हैं, खूब बजाते हैं। अब दूल्हा घोड़े बैठा है। जैसा जिस जगह पर मंडप पर या जहां पर निकाह हो रहा है, दूल्हा तो अंदर चले जाता बारातियों के साथ और हमको कहा था बेटा तुम बैंड बाजा बाहर ठहरो। ये तो नहीं होगा ना, यही तो रियलिटी है। आप तो अच्छा ये एक बात बताइए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं टीवी पर रोज रात में, एक मेरे सवाल का जवाब दिए, माफ करना मैं एंकर टोपी पहन रहा हूं। आपने इन तमाम पार्टीज के नेताओं से कभी लफ्ज मुसलमान सुना आपके प्रोग्राम में? आजकल बचते हैं कहने से, लेते हैं जी नाम। भाई लफ्ज मुसलमान नाम लेने क्यों कतराते हैं आप? उनको दूसरा वोट छिन जाएगा ना। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम यही तो बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी ओर से बीजेपी नहीं जीत रही है। यादव वोट हो या फिर दलित वोट हो या फिर ब्राह्मण वोट हो या फिर जाट वोट हो या फिर आपका अदर ओबीसी समाज का वोट हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे ना, सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। सब कुछ आप देखते हैं तो उसका उसके पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया, तो अब क्या बोले। तो जिसको बनाते वही भाग जाता है। हम क्या करेंगे? अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। क्या करेंगे? एक वक्त आपकी पार्टी उनके साथ थी, लेकिन नहीं। देखिए, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। अच्छा, हम जानते हैं उनको, हम बहुत जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की। हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बी टीम याद नहीं आए उनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे, वहां जीत गए, हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो, ऊपर रहो। अब आप बताइए, फिर आप बड़े बड़े बात। इसका मतलब तो मुसलमानों को राहुल गांधी पसंद है, यही तभी बचाया ना उनको। नहीं, देखिए सवाल पसंद का नहीं है ना। बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन डिग्री का बीए डिग्री कर रहे थे तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे हम। हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर ले जाकर बोले कि अब क्लास में बैठो। हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ। बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आपके रहते हो हम क्या बोलेंगे। पंडित जी थे वो, बोले आप बहुत तू बड़ा काबिल है। हम बोले कुछ बोलेंगे वो पलटा के बोल देंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले में भी गले का हार डाल देती है। तो हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर गले से लगा लिया हमको। तो ये यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। चलिए तो मैं हेडलाइन चला दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नाकारा कहा, चला दीजिए। ये अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और हो जाएगा तो यकीनन इनकलाब आएगा। तो अभी तक आप मान रहे हैं कि मुसलमान
का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमान बिल्कुल बेसहारा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं, खासकर यूपी में। नहीं, लफ्ज बेसहारा नहीं मानता, हम तमाम के लिए सहारा हमारा अल्लाह है। और मगर आपको यहां पर पॉलिटिक्स में आपकी एक आवाज की जरूरत है और इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, जो ये तमाम पार्टीज कभी क्रिएट नहीं करेंगी। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती मुसलमान को, ठीक ना असेंबली में दिया ना पार्लियामेंट में दिया। अब आप देते हैं तो अब वो जीतते भी ऐसे हैं कि उनको रोक के रखते हैं कि भाई आप बैठे रहिए बस। मैंने एक अपनी तकरीर में जुमले में कहा कि मुसलमानों का हाल ये है कि हम लोग एक बैंड बाजा की पार्टी है। अब शादी की बारात आती है ना तो बैंड बजता है, हम लोग बैंड बजाते हैं, खूब बजाते हैं, अब दूल्हा घोड़े बैठा है। जैसा जिस जगह पर मंडप पर या जहां पर निकाह हो रहा है, दूल्हा तो अंदर चले जाता बारातियों के साथ और हमको कहा बेटा तुम बैंड बाजा बाहर ठहरो। ये तो नहीं होगा ना, यही तो रियलिटी है। आप तो अच्छा एक बात बताइए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं टीवी पर रोज रात में, एक मेरे सवाल का जवाब दिए, माफ करना मैं एंकर टोपी पहन रहा हूं, आपने इन तमाम पार्टीज के नेताओं से कभी लफ्ज मुसलमान सुना आपके प्रोग्राम में? आजकल बचते हैं कहने से, लेते हैं नाम, भाई लफ्ज मुसलमान नाम लेने क्यों कतराते हैं आप? उनको दूसरा वोट छिन जाएगा ना। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम यही तो बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी ओट से बीजेपी नहीं जीत रही है। यादव वोट हो या फिर दलित वोट हो या फिर ब्राह्मण वोट हो या फिर जाट वोट हो या फिर आपका अदर ओबीसी समाज का वोट हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे ना, सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। सब कुछ आप देखते हैं तो उसका एक उसके पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया, तो अब क्या बोला, तो जिसको बनाते वही भाग जाता है। हम क्या करेंगे? अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। क्या करेंगे? एक वक्त आपकी पार्टी उनके साथ थी, लेकिन नहीं। देखिए, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। अच्छा, हम जानते हैं उनको, हम बहुत, जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की, हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बी टीम याद नहीं आए उनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे, वहां जीत गए, हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो, ऊपर रहो। अब आप बताइए, फिर आप बड़े बड़े इसका मतलब तो मुसलमानों को राहुल गांधी पसंद है, यही मत तभी बचाया ना उनको। नहीं, देखिए सवाल पसंद का नहीं है ना, बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन डिग्री का बीए डिग्री कर रहे थे तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर लिख गए, ले जाकर बोले कि अब क्लास में बैठो। हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ। बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आपके रहते हम क्या बोलेंगे? पंडित जी थे वो, बोले आप बहुत, तू बड़ा काबिल है। हम बोले कुछ बोलेंगे, वो पलटा के बोल देंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले में भी गले का हार डाल देती है। तो हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर, गले से लगा लिया हमको। तो यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। चलिए तो मैं हेडलाइन चला दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नाकारा कहा, चला दीजिए। नहीं, आप देखिए, हमसे ही हेडलाइन चलती है, किसी से नहीं चलती, हमको मालूम। आप चलाइए, जो चाहे चलाइए, हमारा। अच्छा खैर, वो यूपी में कम आते हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आती हैं। और प्रियंका गांधी, उनकी पार्टी उम्मीद करे कि उनके आने से कुछ कांग्रेस के जो भाग हैं वो खुलेंगे। आपको कुछ जोर दिखाई देता है? मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपने, हम लोग जो मोर्चा में उसकी फिक्र है। और हमको ये सबसे बड़ी, जो हमारी कोशिश है कि बीजेपी दोबारा सरकार ना बनाए। अब ये दूसरे पार्टी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मुझे मैं उसका प्रीवी नहीं हूं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपका टारगेट है बीजेपी सरकार ना बनाए। अभी आप 2-3 बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमान के वोट से तो बीजेपी सरकार बनती नहीं है। अब मुसलमान चाहे सपा बसपा कांग्रेस को वोट करे, चाहे आपको वोट करे, तो अगर बीजेपी को हिंदू वोट मिल गया तो सरकार बन जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी कैसे रोकेंगे? आप क्या नहीं जानते बीजेपी में क्या चल रहा है? आप नहीं जानते क्या सर? इतना भी भोले मत बनिए आप। अभी तो कुछ, अभी तो खेल शुरू होगा ना। अभी तो बहुत सी चीजें तब्दीली आएगी। बाबा चलाएंगे या फिर कौन चलाएगा मालूम होगा ना। अभी देखिए पाल साहब भी एक दिन के सीएम बने, कैसे बने?
कर्नाटका में भी गवर्नमेंट बदल गई। तो ये होता है सर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह आए थे, जो इनके बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं। वो जाहिर है उन्होंने साफ साफ बोला भाई कोई इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। नहीं, उनको तो बोलना पड़ेगा ना, वरना फिर बेचारे शाम तक उनको। अरे अब तो मोदी जी बोल दिए, अलीगढ़ में रैली की मोदी जी ने, इतनी तारीफ की योगी जी की, आपको अब भी शक है कि योगी जी के पर कोई सवाल है? देखिए, रूपानी को हटाने से 1 महीना या 5 हफ्ते पहले अमित शाह जाकर उनको गुड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए और उनको हटा दिए। हटाने के बाद बीजेपी के जो बीट के जर्नलिस्ट है वो कहे कि इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने कोविड में काम नहीं किया। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। योगी को हटाया जा सकता है। अब पौने रात के 8:45 और मोदी जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने चले गए तो क्या नहीं कर सकते वो? तो देखते चले गए तो आपको उस पर क्या एतराज हुआ? नहीं, एतराज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं ना सर, आपको बहुत सी चीजें मालूम, मुझे भी थोड़ा थोड़ा मालूम है। अच्छा, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है राजनीति के अंदर और जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई ने, इसमें से एक आध का जिक्र अब आपने किया। अब योगी जी को अखिलेश यादव पर तंज मारना था तो उन्होंने कहा अब्बाजान वाले, अब्बाजान बोलने वाले। इस पर आपने कहा ये डॉग विसल है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, दोनों भी कर रहे हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुमला कहा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह गलत बात कह रहे हैं, आपको हमारे बड़ों की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। यह रिकॉर्ड में उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इसमें आपके बड़ों की बेइज्जती कैसे हो गई? वो डॉग विजिल कर रहे हैं तो वो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं ना। आप, ये समाजवादी पार्टी ने असेंबली में कहा आप हमारे बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई, बड़ों की बेइज्जती कैसे हो रही है? आप उनको पलटाकर कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, अब्बाजान क्यों बोलते हैं? आप पिताजी भी बोलिए, दादाजी भी बोलिए। मगर ये जो डॉग विजिल की पॉलिटिक्स है, दोनों कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है। अब आप, और इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों का बड़ा अपीजमेंट हुआ। भाई चैलेंज करते हैं, बताइए कहां अपीजमेंट हो यूपी में? अगर अपीजमेंट होता मुसलमानों का तो यह बुरा हाल नहीं होता ना। योगी और बीजेपी, आरएसएस मिलकर यह पैगाम फैलाती है, झूठ फैलाती है, फरेब करती है कि अपीजमेंट कहां हुआ है? अपीजमेंट तो हुआ ही नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन हुआ है यहां पर हर एतबार से। तो इनकी लैंग्वेज यही है। अपीजमेंट को लेकर के ज्यादातर यूपी में रहने वाले लोग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो मुजफ्फरनगर याद दिलाया जाता है और आजम खान साहब का रूल उसमें याद दिलाया जाता है कि इस तरीके से वहां पर मुस्लिम राइटर्स को जो है प्रोटेक्शन मिली थी और दूसरे समुदाय के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई थी। एक बात ये। दूसरा ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये एक धारणा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपराधी जो हैं वो अधिकांशतः, ज्यादातर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे। ये एक परसेप्शन है और आप यूपी घूम रहे हैं तो आपको सुनने में आता होगा। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के राइट्स की जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव पर आती है। आजम खान पे कहां आती है? आजम खान मुख्यमंत्री थे क्या? अखिलेश यादव पर आती है। भारत की आजादी के बाद 50,000 लोग अगर बेघर हुए पार्टीशन के बाद तो मुजफ्फरनगर में हुए। आपने उन पर केसेस भी नहीं चलाए। आप लोग कैंप्स में मर रहे थे मुजफ्फरनगर में, आप सैफई में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। हकीकत है ये। अगर आप केसेस चला देते तो आज योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं मिलता कि वो 77 केसेस विड्रॉ कर लेते। मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा, आप खुद केसेस विड्रॉ किए ना। मुजफ्फरनगर के पूरी राइट्स की जिम्मेदारी तो सरकार की थी जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ये बार बार आजम खान को क्यों पेश किया जाता है समझ नहीं आता मुझे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप नाकाम साबित हुए। आपने क्या किया बताइए उन लोगों के लिए? आपने कहा, जब लोगों से कहा कि रिलीफ कैंप में कोई करिए तो आपने बहुत बिल्कुल ही ऐसी बात की कि उसको बैन भी नहीं किया जा सकता यहां पर। अब बीजेपी कहती है कि देखिए फर्क किया कि योगी राज में दंगा नहीं होता। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। हम चैलेंज कर रहे हैं, आप बीजेपी के आदमी को बुला लीजिए, बैठे तो पूछ लीजिए। एनसीआरबी का डेटा है 2019 में 1500 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एनसीआरबी तो अमित शाह के अंडर आती है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? वो 2019 का एनसीआरबी का डेटा 1500 इंसिडेंट्स हुए, कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। कैसे बता रहे हैं? वो कम्युनल इंसिडेंट हो सकते हैं। राइट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड आर्सन, आगजनी। उसी में तो वाकया होता है ना। कम्युनल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके घर पे हमला किया, चाहे शीशा तोड़ा हो या घर जलाया हो, मगर कोशिश तो की, मेरा इंटेंशन था। कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा, यहां से कानपुर में वो एक 11 साल की लड़की अपने बाप को चिमट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारिए, आप मार रहे हो उसको क्या कहेंगे आप बताइए? आपने CAA में फायरिंग की, 22 मुसलमान मर गए। किसने कहा कि वो डायरेक्टेड था मुसलमान तरफ? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी,
जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी रिपोर्ट है। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं लोग। अच्छा, मैं अब इन सब बातों के साथ जोड़ रहा हूं मोहन भागवत जी की बातों को। अभी आप इसको कैसे दोनों बातों को देखते हैं एक साथ? यूपी को लेकर के ये बात है, मोदी सरकार को लेकर के ये बातें हैं, और मोहन भागवत ये कहते हैं कि अगर कोई लिंचिंग करता है गाय के नाम पर तो वो हिंदुत्व का पैरोकार नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं अगर कोई हिंदू ये कहता है कि देश के अंदर मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं। ये तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हैं और है बीजेपी। देखिए मोहन भागवत जो है ना, ये हमेशा एक बात ये कहते हैं और दूसरी जगह जाए कहते हैं कि मुसलमान इन्वेडर्स थे। ये भी तो कहा, उन्होंने कहा असम के अंदर। अरे नहीं, मुंबई में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इन्वेडर्स हैं और इस्लाम इन्वेडर्स नजर गया। फिर झूठ, वो तो मोदी जी को झूठा साबित कर दिए। कैसे बताता हूं मैं आपको? मोदी जी सऊदी अरब गए और वहां के बादशाह को उन्होंने केरल की वो मस्जिद की का रेप्लिका दिया जो 626 में बनाई गई थी। अब आप बताइए फिर कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, ये बोल रहे हैं तो आप कंडेम करिए ना। फिर आप कंडेम क्यों नहीं करते? आप ही के, देखिए बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई कहता है फर्क है तो अंधा है वो। बीजेपी अखलाक को मारने वालों के खिलाफ जो मर जाते हैं तो आप उन पर, आपका मिनिस्टर जाकर फूलमाला चलाता है। झारखंड में मारा जाता है तो आपका यूनियन मिनिस्टर कन्विक्टेड लोगों को फूल का हार पहनाता है। आरएसएस नहीं देख रही है कि आरएसएस के बगैर ये सब काम होता है। आरएसएस तो सेंटर है, रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। मोदी भी कुछ नहीं कर सकते बगैर आरएसएस के। सच्चाई है, वो बता रहा हूं आपको। और मोहन भागवत बोले जाते हैं वो ये सब, ये जो है ना कि ऑप्टिक्स के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए, हम लोग, हमारा सॉफ्ट फेस है। आप कितनी झूठ बोलेंगे? तो आप इनकार कर दीजिए जो सावरकर ने कहा, जो गोलवालकर ने कहा, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में कहा। गोलवलकर की बात से तो उन्होंने एक बिल्कुल अभी मुझे एक कुछ महीनों पहले, साल भर पहले कहा था कि जो गोलवलकर ने, जो उनकी जो किताब है जो सबसे ज्यादा कोट की जाती है, बंच ऑफ थॉट्स, उसमें जो बोला वो तब के लिए रेलेवेंट थी। जरूरी नहीं है कि वो आज के लिए रेलेवेंट। क्या मतलब रेलेवेंट? आप इनकार कर दीजिए, आप बोलिए कि हम उसको छोड़ चुके हैं, हम मानते ही नहीं उन चीजों को। बोल दीजिए सावरकर के हिंदुत्व के डेफिनेशन को हम नहीं मानते। आप बोलिए, उनकी लीनियज है, वो क्यों छोड़ेंगे? हाँ, फिर आप नहीं छोड़ेंगे। और सावरकर कहेगा कि भाई ये इस मुल्क का मोहब्बत करने वाला वही है जो जिसके लिए ये फादरलैंड और मदरलैंड है। तो बताइए, इस मुल्क का मजहब सिर्फ हिंदुइज्म हो सकता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी हो सकती है। तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, हम उन दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि थम्स अप जिंदाबाद बोल के चले जाएंगे। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी किताबें हैं और उसको कैसे छोड़ देंगे हम? आप धूल झोंकने की पॉलिसी कर रहे हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। हाँ, वो किसी को बिठाकर, चंद मुसलमानों को बिठाकर ये बातें कर सकते हैं और वो बेचारे खवाल पार्टी के लोग थाली बजा सकते हैं। और हम तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इतनी नफरत पैदा हो चुकी है आज हर जगह पर। कौन फैला रहा है नफरत? बताइए, किस वजह से नफरत फैल रही है? कि पार्लियामेंट के 200 कदम के ऊपर लोग कहते हैं कि काट दो मुल्लों, गले काट दो। गलत। हाँ, आप गलत है, मगर क्या हो रहा है? 24 घंटे में बेल हो जाती है। 24 घंटे में बेल हो जाती है। बताइए आप, कौन कर रहा है ये फिर? तो ये सब चीजें हैं ना। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग, देखिए आरएसएस कभी भी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी आरएसएस आइडियोलॉजी को। अपनी आइडियोलॉजी पर वो रहेंगे, उस पर काम करेंगे और कर रहे हैं काम उसके ऊपर। ये हमारा मानना है कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी आइडियोलॉजी को। जो इंसिडेंट्स होते हैं, जिनका भी आपने कईयों का जिक्र किया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 140 करोड़ के देश में ये 10 इंसिडेंट या 20 इंसिडेंट उठा करके ये बोलना कि पूरा समाज बढ़ चुका है, समाज के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है, हर जगह गली मोहल्ले में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? आप सिर्फ 10 कह रहे हैं? मैंने नहीं, क्या मिसाल के तौर पर कहा। आपने नहीं, गलत है ये। 10 क्या, रोज होता है। अगर रोज होता है, मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से अगर कोई ट्रेन निकलती, रात की ट्रेन, तो आप और हम जाएंगे। चलिए, मैं भी शर्ट पैंट पहनता हूं, आइए जाके देखते हैं कितने मुस्लिम खवातीन ट्रेन में बैठते हैं, रात की ट्रेन में देख लें। चलिए बताइए, आप रैंडमली पूछिए कि क्या माहौल है पूरा। मतलब मुस्लिम महिला जो है वो रात को निकल नहीं सकती। अरे भाई, ये माहौल तो आपने पैदा कर दिया ना खौफ का। कोई अगर चूड़ियां बेचने जाता है, मोदी जी तो चौरी चौरा का इंसिडेंट के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं की बरादरी का आदमी जब चूड़ियां बेचने जाता है मध्य प्रदेश में तो उसको मारा जाता है। कोई ठेला बंडी पर तरकारी बेचता है तो तेरा आधार कार्ड बता, तू यहां पर क्यों आया है? कौन कर रहा है ये? क्यों कर रहे हैं लोग? इसलिए कर रहे हैं ताकि एक मैसेज चला जाए हेटरेट का। राइट्स का नहीं है मामला। एक कम्युनल इंसिडेंट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और सोशल मीडिया से फैलाएंगे उसको, काम हो गया आपका। यही तो हो रहा है यहां पर। चलिए ठीक है,
जो लोग तालिबान की वकालत करते हैं, क्योंकि आजकल वही बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो लोग उसको कोट करते हैं कि देखिए यहां पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको तालिबान भी अच्छा लगता है, तो हम क्यों ना बोले इनके खिलाफ। आप भद्रा कुमार का नाम जानते हैं? कौन थे भद्रा कुमार? जी मेरी अभी जानकारी में तो भद्रा कुमार एक भारत के बहुत बड़े माने फॉरेन सर्विस के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन सर्विस में थे। वो कहे, उन्होंने कहा कि बात करो तालिबान से, उनको क्यों नहीं बोलते आप? अरे मुझे क्या करना है अफगानिस्तान को? ना मेरे अब्बा है, ना मेरे दादा है, हमको मालूम ही नहीं अफगानिस्तान। आप किसी पूछ रहे मुसलमान से, कहां है अफगानिस्तान? बोलेगा हाँ होगा, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या करना है। नहीं, बयान तो यहीं के लोग से दे रहे हैं ना। अरे भाई, बयान तो ये दूसरे लोग भी तो दिए ना। अच्छा, हद तो ये है कि हमारी सरकार भारत की टेरिटरी में तालिबान को बुलाकर कबाब खिलाए। जब क्या हुआ, दोहा में हमारी एम्बेसी में बुलाकर खिलाए। हम आज भी मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार को क्लियरली देश को बता देना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। अब आपका दूसरा सवाल हो गया, आप क्या जानते हैं, आपकी राय क्या है? अरे भाई, आप बता दीजिए, सरकार से पूछ लीजिए कि क्या तालिबान टेररिस्ट है, तो आप डिक्लेयर करिए उसको, यूएपीए में लेकर आइए। आप तो यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी के हम चेयरमैन हैं। अब तो तालिबान ने कह दिया कि प्लेन उड़ाइए, भारत से लाइए। हम तो एक प्लेन लेकर गए थे, वो लेकर बैठ गए वहां पर। हुआ ना ये? भाई कौन कर रहा है बताइए ना फिर आप मुझे क्या करना है तालिबान से? मुझे मतलब ही नहीं है तालिबान से। मैं तो आपसे पूछ भी नहीं रहा कि आपकी क्या सोच है। मैं भी बता रहा हूं आप। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप कहा कि ये फ्रीडम फाइटर है, इसको भारत की अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी से जोड़ करके देखना, किसी ने कहा हम आपका बहुत स्वागत करते हैं कि आपने अमेरिका को हरा दिया। भाई इतना तो बच्चा जानता होगा ना, आज जो जिसने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा कि तालिबान ने उसको अपने पास पनाह दी थी। अब ओसामा बिन लादेन मेरा मानना यह है कि जो कुछ अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, यह भारत के लिए ठीक नहीं है फ्यूचर में। इससे चीन और पाकिस्तान मजबूत हुआ है। यह सरकार, हमने भारत के 30,000 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में लगाए, यह नतीजा कैसे निकला यह पूछता नहीं है कोई। आपको मालूम, जब हम लोग हमारे एम्बेसी के स्टाफ को लेकर आए तो तालिबान ने कहा कि हथियार छोड़कर, जो हमने हथियार छोड़ दिए वहां पर, एम्बेसी में हथियार छोड़ दिया हमने। ये स्टेज पर आ गए। अमेरिका से जो बड़ी हमारी दोस्ती है, हमने कहा कि चीनोक दो हमारे स्टाफ को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर जाएंगे, बोले नहीं देते। सिक्योरिटी दो, नहीं देते। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? सारे लोग सुरक्षित वापस तो आ गए ना, तो भारत सरकार ही लेकर के आई। अरे भाई, जो अफगानी हमारे लिए ट्रांसलेटर का काम करता था, जो आज भी वहां की नई गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, हम उनको लाई नहीं ना। इसीलिए मैंने CAA का जब बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि मोदी सरकार एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रही है, इसमें आप रिलीजन न्यूट्रल करिए। मैंने स्पीच में कहा, सुन लीजिए आप उसमें, कि आप इस जो मुसलमान वर्ड आएंगे तो इसमें ताजिक आएगा, हजारा आएगा, आपके उज्बेक आएगा, तुर्कमान आएगा। हम स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिए। अगर इनको थोड़ा होश होता तो गवर्नमेंट इन एक्साइल यहां पर बनाते। नहीं, वो काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि जो लोग सीए की पैरवी, सीए का विरोध कर रहे थे, आज बताएं कि वहां के हिंदू सिखों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। अरे आपने तो कट ऑफ मार्क रख दिया 2014 का। अरे झूठे हैं ना ये लोग। 2014 दिसंबर कट ऑफ मार्क रख दिया आपने। लेकिन आप लाइए, ये सिटीजनशिप दे सकते हैं आप? कहां दे सकते हैं आप? और वो जो सिख हैं, जो पूरा काबुल में जो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस उनके पास है, उनको तो वीजा मिल जाता है आराम से। आप तो सिटीजनशिप दे भी नहीं पाएंगे उनको बाप, क्योंकि आपने 2014 का कट ऑफ मार्क रखा। उनको लॉन्ग टर्म वीजा जरूर मिल सकता है। तो ये बीजेपी जो है प्रोपोगंडा करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर आदमी बैठा हुआ है, अपने आप को फॉरेन एक्सपर्ट, नोबेल प्राइज का विनर समझता है, तो वो होंगे, मगर सच्चाई तो ये है। देखिए, बहुत सी बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि तालिबान की असल सोच तो यहां से हिंदुस्तान से निकली है, फिर उसको देवबंद के साथ जोड़ा गया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देवबंद का तालिबान से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना कभी रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। ये एक देवबंद एक मदरसा है जो मुल्क की आजादी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रेशमी रुमाल की तहरीक उनके जिम्मेदारों ने शुरू की। जेलों को गए वो लोग, आप उसको भूल जाएंगे? आप हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी को भूल जाएंगे, जो माल्टा की जेल में इतने साल गुजारे वहां पर? आप वो नहीं बात करेंगे? वही उलेमा थे जिन्होंने फतवा लिख कर दिया, जो जेलों, जो काला पानी की सजा काटे। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अरे भाई, हो सकते हैं, इस्लाम में एक स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे देवबंद हो या फिर ये आपके बरेलवी हो, सूफी हो, अहले हदीस हो, डिफरेंट है। मगर इसको उनको ले जाकर छोड़ देना बिल्कुल सरासर गलत है, नाइंसाफी है। योगी सरकार ने तो वहां पर ATS का कमांडो सेंटर खोला है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि स्कूल खोलिए ना। कौन रोक रहा है आपको स्कूल खोलने से? कॉलेज खोलिए, वहां पर स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, अस्पताल खोलिए। आप नहीं खोलेंगे।
यही तो डर पैदा करते हैं। मुस्लिम इलाकों में अगर आप जाएंगे पूरे भारत में, सबसे पहले आपको दिखेगा पुलिस का थाना, उसके बाद शराब की दुकान, आपको स्कूल नजर नहीं आएगा, आपको कॉलेज नजर नहीं आएगा, आपको बेसिक कम्युनिटीज नजर नहीं आएंगे। ये तो स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर आपने रख दिया। हमारा तो यही तो हमारी लड़ाई है, ये क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, इसके पीछे आपको यह नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाज का भी रोल होता है? अगर मेरा समाज पिछड़ा है तो मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा या नहीं करूंगा? करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं, इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी है, जब तक उस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, उसका कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगा। ये गंगा जमनी ये सब अच्छा दिखता मुशायरे में। कहां है गंगा जमनी? बताइए आप, किधर होता है गंगा जमनी? किधर होता है बताइए ना। एक बच्ची को मारा जाता है, गंगा जमनी होता है। कहां गंगा जमनी है? किधर का गंगा जमनी है? अब मुशायरे में शायर खड़े होकर बोलता, हमको भी अच्छा लगता, वाह वाह मुकर्रर, दोबारा इरशाद। मगर बाहर निकल जाते मुशायरे के, हमको मालूम हुआ था, पुलिस देखता है कहां से आ रहा है तू, हो गया खत्म, निकल गया पूरा। पुलिस का छोड़िए, आम आदमी का बताइए। एक आम हिंदू एक मुसलमान के बारे में क्या यही सोच रखता है? देखिए, जो डिवीजन पैदा हो चुका है और पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, हम नहीं चाहते हो, मगर कौन बढ़ा रहा है इसको? कौन ये इंसिडेंट्स करता है? कौन इस तरह की बातें करता है? कौन मुसलमानों का डर पैदा करता है? कौन ये दिखाता है कि भारत में हमारे हिंदू भाइयों को खतरा है? कौन कह रहा है ये? आप सरकार में रहकर आप डराते हैं, आप सरकार डराते हैं, और फिर उसके जब डर पैदा करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आपको देख रहे हैं आप, किस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसके वजह से अगर गलत भी हो रहा है, अगर कोई राइटफुल एक्शन लिया जा रहा है, उसकी भी मुखालफत करना, अगर कहीं पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, असम में होती है, सीमांचल में होती है, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। देखिए, आपने असम की मिसाल दी। कभी आप, सर आप जर्नलिस्ट भी है ना, आप कभी आपने देखा कि आपकी फ्रेटर्निटी का आदमी एक लाश के ऊपर कूदता है? एक लाश के ऊपर कूदता है, गोली मार दिया आपने उसको, वो भारत का सिटीजन है। वो चैलेंज करो असम सरकार से, बताइए कि जो जिसको गोली मारी गई उसका नाम लिस्ट में नहीं आया था। एक फोटोग्राफर है, लाश पर कूदता है। तुम इंसान हो, हैवान हो यार? वो कर रहे हैं आप। घुसपैठी आ रहे तो रोकिए ना, कौन रोक रहा है? हम बोल रहे हैं मत करो आप। सीमांचल की आप बात कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। लाखों बताए जा रहे हैं, झूठ, सरासर झूठ। चलिए हमारे साथ आप, और हम चलते हैं कैमरा लेकर। बताइए, हमको बताइए, 10 बता दीजिए। चलिए आप, जो बिहार में जो घुसपैठी है, सरकार खुद हाईकोर्ट में एफिडेविट देती है कि पूरे नेपाली हैं, वो पूरे नेपाली हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना। आप तो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और फिर बोलते हैं घुसपैठी। कहां है घुसपैठी? मैं सही हूं तो मैंने आंकड़ा 50 लाख का पढ़ा है। कहां 50 लाख। अरे सर सुनिए, आसाम में क्या हुआ? आसाम में तो यही बोला गया ना, 50 लाख 50 लाख 50 लाख। कितने निकले वहां पे? कितने निकले बताइए वहां पे? तो अब इनको पसंद नहीं आया। वो ये समझ रहे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड लिस्ट बनाई गई थी, मुसलमान का नाम नहीं आया तो हेमंत बिस्वा शर्मा गुस्से से पागल हो गए कि भाई इतने नाम मुसलमानों में कम कैसे आ गए? अच्छा, नाम भी कैसे हैं? बाप का नाम है तो बेटे का नाम नहीं है, वो भी आ जाएगा नाम इंशाल्लाह। लिस्ट है ना भाई, वोटर लिस्ट के नाम है, 71 की वोटर लिस्ट, सब नाम है। आप कर रहे हैं घुसपैठी अगर है तो आप क्या कर रहे हैं? बीएसएफ सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? 6.5 साल से बताइए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देंगे। मगर ये एक इमेज, एक बाऊ खड़ा करो मुसलमानों के बारे में कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं, घुसपैठी है, फंडामेंटलिस्ट है, फुला है, ये है। अरे भाई, भारत के शहरी हैं हम इस मुल्क को उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जब आप थे ही नहीं वहां पर। हम उस वक्त से लड़ रहे हैं। अब आप हमको ही यहां पर घुसपैठी बोल रहे हैं। तो आप असद साहब, आप यहां तक बात आई है तो एक बड़ी फंडामेंटल सी बात है जो कोई आदमी शायद खुल के नहीं कह पाता होगा, लेकिन ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारत का बंटवारा इस वजह से हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लिए एक अलग मुल्क मांगा और उनको मिला। अभी आपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नहीं सर, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। कैसे? इसलिए रॉन्ग है कि कितने मुसलमानों को वोट डालने का राइट था? कौन वोट डालता था इलेक्शन में? जो मुस्लिम लीग को नंबर्स मिले, मैं वोट नहीं डाल सकता था, नहीं डाल सकता था। उसके लिए आपको नवाब होना पड़ता था, आपको इतनी जमीन होना पड़ता था, इतना पैसा दिखाना पड़ता था। क्या आप समझ रहे कि सबको वोट डालने का इख्तियार था? नहीं था सर। अगर होता तो खुदा की कसम नहीं डालते वोट, मुस्लिम लीग को वोट नहीं डालते वोट। आज भी हमको ताल्लुक नहीं है। डिमांड नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना नेता कैसे बन गए फिर? अरे नेता कैसे बने? तो वोट मिले ना उनको, और वोट डालने का राइट किसको था?
वोट डालने का राइट किसको था? असद साहब सिंपल सी बात है, इसमें इफ एंड बट की कहां गुंजाइश है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान बना मुसलमानों की मांग पर बना, इसमें क्या गलत है? नहीं, आप राजी क्यों हुए? कांग्रेस क्यों राजी हुई उसके लिए? कांग्रेस क्यों राजी हुई देश के बंटवारे के लिए? मौलाना अबुल कलाम आजाद तो गांधी जी के पास, ये बड़े बड़े नेताओं के पास तो रोज जाकर के मत हों दो बंटवारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर सुनिए जो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उन्होंने खड़े होकर उस वक्त के मुसलमानों को उम्मीद दिलाई। इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना क्या क्या कहा कांग्रेस के बारे में? हमको क्यों ब्लेम करते आप? नहीं, ये बहरहाल ये बात इसलिए उठी, ये बिल्कुल गलत है। सुनिए, अब आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं जी। क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन साथ नहीं दिए? मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नेता हैं, बताइए, बोलिए, उनको पूछिए बुलाकर। आपने जो बात कही थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों ये डर पैदा किया जाता है मुसलमानों को लेकर के हिंदुओं के मन में, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा था। इंसिडेंटली मैं हिंदू भी हूं, मेरे प्रोफेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कम्युनिटीज के अंदर आप हिंदू हैं, मुसलमान उसमें, और हम सब लोग भारत के अव्वल दर्जे के। एग्जैक्टली, मैं ये बात इसलिए कहा क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के अंदर आप जब समाज में रहते हैं अलग किस्म की बातें होती हैं, तो शायद आपको आपकी कम्युनिटी की पता होंगी, मुझे मेरी कम्युनिटी की पता है, तो ये बात कही जाती है। और यही बात जो आप कह रहे हैं वो शायद बीजेपी भी कहती है कि भाई बंटवारा हो गया देश का क्योंकि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्होंने अपने लिए मुल्क मांग लिया। फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे इतने राज्य जो हैं ये उस कगार पर आ चुके हैं कि यहां पर मुस्लिम जो है वो उनकी पॉपुलेशन ओवरसीड कर जाएगी। आपने जुमला कई मर्तबा सुना होगा, मैं इंडियन बाय बर्थ भी हूं और बाय चॉइस भी हूं। मेरे पास चॉइस था, हम नहीं गए, हम बोले ये हमारा देश, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को छोड़कर, हम नहीं जाएंगे हमारे आबो अजदाद की सरजमीन को छोड़कर। और क्या वफादारियों की निशाना चाहते हैं आप लोग? और कब तक हमको आप ब्लेम करते जाएंगे? हमारे को इतने बड़े बड़े कुर्बानियां दे रहे हैं, ये जो आप शक की ऐनक लगाकर कब तक देखते रहेंगे? 14% की आबादी मामूली आबादी तो नहीं है ना। आप तो उनको साथ लीजिए, उनको उनके लिए इक्वालिटी दीजिए, सब्सटेंशियल इक्वालिटी दीजिए। अब कुछ ये आंकड़े निकले थे, चूंकि इस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन योगी सरकार के पास माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब आप मुझे बताइए इसमें कितना सच है कितना झूठ है कि 779 करोड़ रुपए मदरसा के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के वहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया। अब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल कॉलेज भी जाता है। एक मिनट, ये जब बीजेपी वाले आएंगे पूछ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम एमएसडीपी स्कीम 116 करोड़ रुपया है, आपने 16 करोड़ ने खर्चा किए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपने कितने घर सैंक्शन किए? आंकड़े मेरे पास भी हैं, सुन लीजिए आप। इनके जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, इनका रिकॉर्ड 2019-20 में आपने कितने घर दिए, 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में एक घर मुसलमान को नहीं दिए। सैंक्शन तो पेपर पर है, कितनों को फिजिकली दिया आपने? कौन सी बात कर रहे हैं सर? अच्छा, ये दिए क्या मतलब दिए? क्या हम भिखारी हैं? राइट है हमारा। नहीं, वो अब जब आप पूछते हैं क्या किया हम मुसलमानों के लिए, तो बताते हैं ये किया। अरे आपने वो किया जो पिछले 60 साल में किसी ने नहीं किया, बर्बादी के लिए आपने वो काम कर दिया। आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, आप एक मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देते ना, दिखाइए, देकर मालूम हो जाएगा। मगर पॉलिटिक्स क्या हो रही है आजकल के, मोदी से बड़ा हिंदू कौन है? अखिलेश यादव बोलेंगे, बहन जी बोलेगी, कांग्रेस बोलेंगे हम मोदी से बड़े हिंदू हैं। सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसी में तो उनको कामयाबी मिल रही है ना। अच्छा, एक विषय उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राम मंदिर का भी चलेगा, तो मुझे बताइए राम मंदिर क्या एक इमोटिव इशू है जिसका असर चुनाव पर हो सकता है? देखिए, हमारे लिए वो एक ऐसा इशू है जो हम जब तक दुनिया कायम रहेगी हम उसको याद रखेंगे। इसलिए कि आजाद हिंदुस्तान के तारीख में एक सिया वाकया है कि एक जीबी पंत की सरकार थी, रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां मूर्तियां रखी गई। उसके बाद राजीव गांधी ने ताले खुलवा दिए, और फिर कांग्रेस की जब सरकार थी, यहां भी कल्याण सिंह की सरकार थी, आपने सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट देने के बाद मस्जिद को शहीद कर दिया आपने। और जब क्रिमिनल केस बाबरी मस्जिद का चल रहा था, तो ना सपा की सरकार ने ना बीएसपी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर देते, तो दोनों केसेस एक साथ चलते थे। डिमोलिशन हुआ, किसी को सजा नहीं मिलती। तो ये तो हमारे लिए इशू रहेगा, मगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए एक इशू ऐसा है कि हमको धोखा दिया गया इसमें। 1948 20 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक धोखा देता रहे हमको, सब पार्टियों ने हमको धोखा दिया। हमारे नाम पर तो वोट लिए, नेता बने, मुख्यमंत्री बने, मगर इंसाफ तो इस मसले में नहीं हुआ। नहीं, आपके लिए आपको लगे ऐसा हुआ है, लेकिन जो करोड़ों हिंदू हैं उनको तो ये लगेगा ना कि मोदी जी के राज में मंदिर बन गया हमारा। नहीं बन रहा था बरसों से। देखिए, मोदी जी के राज में नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।
मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट सीजीआई नहीं है ना, नहीं सर, अभी तक तो नहीं बने। मुझसे तो नहीं, ठीक है, अभी आप तो एक गरीब कोर्ट आदमी का नेता को judgment है। जानता है, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानता। नहीं सुप्रीम आप जी जानते हैं सर, आप इतना बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों देते हैं मोदी जी को, समझ में नहीं आता मेरे को। तो मैं ये पूछ रहा था, क्या उनके लिए ये मुद्दा नहीं होगा, क्या इसका कोई असर नहीं होने वाला? अरे सर, जब इतना बढ़ चुका है, 75% हिंदू वोट बीजेपी को मिल चुका है 2019 में, ये सवाल तो आपको कांग्रेस, एसपी, बीएसपी से करना चाहिए ना, कि प्यारे आपका वोट तो भाग गया उधर, मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, आप क्या करेंगे? तो बोलेंगे ओवैसी आए वोट लेने के लिए। उनको हिंदू वोट की फिक्र नहीं ज्यादा होनी चाहिए, बोलते नहीं है, अंदर से बहुत फिक्र है, बहुत परेशान है, मगर क्योंकि मुसलमान को डरा सकते इसलिए डराने की कोशिश कर, हम कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है आप। अच्छा भाई, हमारे भाई धर्मेंद्र बैठे हैं, बताओ इनसे आप क्यों हारे, बताइए, पूछ लीजिए उनको। हमारे साथी थे, अच्छा बोलते थे पार्लियामेंट में, बहुत अच्छा बोलते थे। उनको मुस्लिम वोट मिला नहीं मिला पूछ लीजिए, हम जाने के बाद उनको हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए हार गए वो, पूछ लीजिए उनसे। आप पूछ लीजिए ना, सामने तो बैठे हैं। हम वो आप पूछ लीजिए ना, आपका काम, आप एंकर, हम क्यों टोपी पहने वो। देखिए, मैंने तो उनको देखा भी नहीं था, आपने याद दिलाया। अच्छा, बहरहाल आखिरी सवाल हो वैसी साहब, ये बताइए कि आपको, अच्छा ये आप भी हैं, राहुल गांधी क्यों आ रहे पूछ लीजिए। राहुल गांधी को हिंदू वोट मिला नहीं, आप पूछ लीजिए, हम चले जाते हैं। जब तो बी टीम नहीं थी ना, लैला तो नहीं थी जब। जरा माइक दे दीजिए एक बार जवाब। ना वो आपका काम, अभी मेरा ही तो काम हो रहा है। पहले बहुत दूरी हो चुकी है, और दूरी मत पैदा करिए आप। हम तो मिलने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, हम तो कह रहे हैं कि आइए बात कर लेते हैं, मगर आप और बढ़ा रहे हैं, फिर मोदी जी का फायदा करा रहे हैं। कोशिश की बात करने की कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, किसी से? नहीं, देखिए हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, सपा से, बीएसपी से। अब वो नहीं मालूम उनके दिल में क्या है, देखिए मैं खुल के कह रहा हूं ना, अब उनको बताना चाहिए। आप बातचीत करने तैयार हैं तो आइए, हम बात करने तैयार हैं। आप धोखेबाज कहेंगे, फिर उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो आए बात करने के लिए। धोखेबाज हम ये नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने वोट लिया, इंसाफ नहीं किया, ये हकीकत है। हम आपको पूरा डेटा दिए है ना, हमारी बर्बादी की दास्तान, सिर्फ दास्तान नहीं सुना है आपको, हम तो फैक्ट्स भी दिए आपको, सिर्फ अफसाने नहीं बना रहे, हम हकीकत बयान कर रहे हैं। ओवैसी साहब, चुनाव में सारी पार्टियां दमखम के साथ लड़ेंगी, सबकी तरह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले चुनाव की बहुत बहुत शुक्रिया।